हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग समलम चतुर्भुज के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग ये सीखेंगे कि समलम चतुर्भुज क्या होती है, समलम चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, समलम चतुर्भुज में कौन कौन सी आकृतियां आती है, इनकी आकृतियों को हम कैसे पहचान करते हैं, और साथ ही दोस्तों समलम चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने सारे विशेषताएं हैं उन सबको दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से भली भांति जान लिया था कि आयत क्या होती है, आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत के कौन कौन से गुण होते हैं, जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आयत को बिल्कुल अच्छी तरीके से, सरल तरीके से समझने का प्रयास किया था, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग समलम चतुर्भुज को भी आज के इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल दोस्तों आप लोग इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों अगर आप लोग लास्ट टाइम तक देख लेते हैं तो आपके समलम चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समलम चतुर्भुज है उसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि समलम चतुर्भुज की परिभाषा के माध्यम से ही हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसकी परिभाषा के माध्यम से आपको बताया जा रहा है वह चतुर्भुज, यानी हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो समलम है वो एक प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इसमें जो भुजाएं आएंगी वो कितनी आएंगी दोस्तों? वो 4 आएगी। क्यों? क्योंकि समलम हमारा एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो देखते हैं कि इसमें जो समलम में जो गुण है चतुर्भुज से संबंधित वो कैसा गुण है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है वह चतुर्भुज जिनके सम्मुख, तो दोस्तों जानते हैं मैंने आप लोग को बार बार बताया पिछले वीडियो के माध्यम से कि सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। ठीक है, सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों में से कोई भी एक युग्म की भुजा समानांतर होती है उसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। दोस्तों ये जो परिभाषा है वो मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों हमारा समलम चतुर्भुज का इस परिभाषा के माध्यम से कहने का तात्पर्य यही है कि यदि कोई आपको ऐसा चतुर्भुज दिखे जिसके 2 युग्मों में से कोई भी एक युग्म की भुजा सम्मुख वाली आपस में समानांतर हो तो हम उसे समलम चतुर्भुज बोल सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा का मतलब होता है कि जिसमें 2 चीज शामिल हो। ठीक है, 2 वस्तु शामिल हो, 2 राशि शामिल हो, कोई भी अगर 2 मतलब कि उसमें दोस्तों अगर पद शामिल हो तो उसको हम लोग युग्म के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो युग्म है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों संबंधित है हमारे भुजा से। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो चतुर्भुज होते हैं इसमें 4 भुजाएं होती हैं और युग्म में बनेंगे आपके 2 क्योंकि युग्म में आता है एक जोड़ा तो 2 दूनी के 4, यानी 4 भुजा दोस्तों 2 युग्मों में आएंगे। तो यहाँ पर जो युग्म है वो बात कर रहा है दोस्तों सम्मुख भुजा का, ना कि आसन्न भुजा का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा, यानी इनकी जो सम्मुख भुजाएं होनी चाहिए दोनों युग्मों में से कोई भी एक युग्म वाली वो आपस में समानांतर होनी चाहिए। अगर दोस्तों ऐसी स्थिति हम किसी अगर चतुर्भुज में देखते हैं तो वह चतुर्भुज आपकी समलम चतुर्भुज के नाम से जानी जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम समानांतर चतुर्भुज ले लें या हम आयत ले लें या हम वर्ग ले लें तो इन चतुर्भुज में क्या होता है कि इनके दोनों युग्मों की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समानांतर होती हैं। ठीक है, यानी कि हमको दोस्तों यहाँ पर संबंध है कि इनके दोनों युग्मों की भुजाओं में से किसी भी एक युग्म की भुजा का आपस में समानांतर होने का। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ये फिगर लिया है वो है दोस्तों एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज। आप सभी जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होने के साथ समानांतर भी होती है। तो दोस्तों इनके दोनों युग्मों की जो भुजाएं होंगी वो आपस में समानांतर होंगी, लेकिन हमको यहाँ केवल मतलब है एक युग्म की भुजा का आपस में समानांतर होने से। तो दोस्तों जो AD भुजा है वो BC के समानांतर होगी और जो CD भुजा है वो AB के समानांतर होगी। अरे हालांकि जो आपके दोनों के दोनों जो युग्म है सम्मुख भुजा वाले वो आपस में समानांतर है, लेकिन हमको यहाँ पर ये देखना है कि इनके एक युग्म की जो भुजा आपस में समानांतर है कि नहीं। तो दोस्तों जब इनके दोनों युग्मों की भुजाएं आपस में समानांतर है तो एक युग्म की भुजा आपस में समानांतर नहीं होगी। आप ही बताइए, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। जब इसके दोनों युग्मों की भुजाएं आपस में समानांतर हो सकती है तो दोस्तों इसके एक युग्म की भुजा भी क्या होगी? आपस में समानांतर होगी। और समलम चतुर्भुज की परिभाषा आपसे यही कहती है कि यदि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसके दोनों युग्मों में से कोई भी एक युग्म की भुजा आपस में समानांतर हो जाए तो उस चतुर्भुज को हम लोग समलम चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों कितने सारे गलती करते हैं कि उन लोग समलम चतुर्भुज में केवल अपने माइंड में इन्हीं सारे चतुर्भुजों को हटाते हैं, यानी उनको देखने से ये लगता है कि ये जो आकृतियां हैं आपकी वो एक प्रकार का समलम चतुर्भुज है। अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्या ये एक समानांतर चतुर्भुज या फिर जो
आयत है या फिर जो वर्ग है क्या वो समलंब हो सकता है? तो बोलेंगे नहीं, वो तो समलंब बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों समझने वाली चीज है, हम उसे समलंब बोल सकते हैं। हालांकि दोस्तों हम लोग एक समलंब को आयत नहीं बोल सकते हैं, एक समलंब को वर्ग नहीं बोल सकते हैं, एक समलंब को हम लोग समचतुर्भुज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग एक समानांतर चतुर्भुज को समलंब बोल सकते हैं, एक आयत को हम लोग समलंब बोल सकते हैं, एक वर्ग को हम लोग समलंब बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि दोस्तों इनके दोनों युग्मों की जो भुजाएं होती है सम्मुख वाली आपस में समानांतर होती है। लेकिन हमको काम कितना है? तो एक युग्म की भुजा का आपस में समानांतर होने से है सम्मुख वाली। ठीक है, तो दोस्तों जब इन चतुर्भुजों में सम्मुख भुजा वाले एक युग्म की भुजाएं आपस में समानांतर हो ही जा रहे हैं, तो क्या हम इसे समलंब नहीं बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स दोस्तों बोल सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर विशेषता के माध्यम से बताया भी है कि एक समानांतर चतुर्भुज समलंब हो सकता है। यानी कि अगर कोई चतुर्भुज आपको समानांतर चतुर्भुज मिले, कोई कहे आपसे कि क्या समानांतर चतुर्भुज एक समलंब हो सकता है, तो दोस्तों आप बोलना कि हाँ समानांतर चतुर्भुज समलंब हो सकता है। और साथ ही दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि जो आयत होता है वो भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो आयत है वो भी आपका समलंब चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि इसके भी दोनों युग्मों में से कोई भी एक युग्म की भुजा आपस में क्या होगी? समानांतर होगी। और साथ ही जो वर्ग होता है वो भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो मतलब है हमारा वर्ग का समलंब से संबंधित, तो वो भी क्या होगा? वर्ग एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज होगा। और साथ ही अगर हम बात करें समचतुर्भुज का, तो दोस्तों जो समचतुर्भुज होगी वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज होगी। इसलिए दोस्तों हम लोग समचतुर्भुज को भी समलंब बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब समानांतर चतुर्भुज की एक युग्म की भुजा आपस में समानांतर है और आयत वर्ग समचतुर्भुज ये सभी समानांतर चतुर्भुज ही हैं, तो उन सबको भी हम समलंब बोल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा डाउट आप लोग अपने माइंड में मत रखिएगा कि अगर ऐसी हमारी आकृतियां सामने मिले तो इसी को हम लोग समलंब बोलेंगे, और जो समांतर चतुर्भुज है या जो आयत है, जो वर्ग है, जो समचतुर्भुज है, उसे हम लोग समलंब नहीं बोलेंगे। ऑफ कोर्स दोस्तों उसको हम लोग समलंब बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको हम समलंब नहीं बोल सकते, क्योंकि परिभाषा आपसे खुद कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का जो संबंध होता है उसके दोनों युग्मों की भुजाओं में से किसी एक युग्म की भुजा का आपस में समानांतर होने से होता है जो उसके सम्मुख हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने जितनी सारी यहाँ पर आकृति आपको समझाने के लिए लिया है, ये सारे के सारे दोस्तों आपके समलंब चतुर्भुज के रूप में जानी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं विशेषता नंबर 1 में दोस्तों, जो कि समलंब चतुर्भुज से संबंधित है। देखिए यहाँ पर विशेषता नंबर ए में आपसे कहा जा रहा है समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर भुजाओं वाला होता है। तो दोस्तों इस वाले आकृति में आप देखते हैं कि ABCD में दोस्तों जो AD भुजा है वो BC के समानांतर है, लेकिन जो AB भुजा है वो CD के बिल्कुल भी समानांतर नहीं है। तो अब आप लोग बोलिएगा कि सर कैसे कह सकते हैं कि जो AD भुजा है वो BC के समानांतर है, आप कैसे कह सकते हैं कि जो AB भुजा है वो CD के समानांतर नहीं है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो दोनों को दोनों जो रेखाएं आप देख रहे हैं BC वाला और AD वाला, अगर दोस्तों अगर हम दोनों इसको असमित रूप से बढ़ाएं तो ये दोनों आगे बढ़ने पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसलिए बोल सकते हैं कि जो रेखाखंड AD है वो रेखाखंड BC के समानांतर है। जबकि दोस्तों अगर हम लोग AB और CD भुजाओं को अगर दोनों ओर असीमित रूप से अगर बढ़ाएं तो एक और क्या होगा दोस्तों कि बिल्कुल कभी मिलबे नहीं करेंगी, एक और क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी। इसलिए बोल सकते हैं कि ये दोनों को दोनों जो भुजाएं आपस में समानांतर नहीं है। तो हमको मतलब नहीं आ रहा, हालांकि ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर नहीं है, लेकिन इसके एक युग्म की जो भुजा है सम्मुख वाला वो आपस में समानांतर है। इसलिए इस चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमको दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी इसमें संस्पेशन हमको नहीं रखना है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमने जो यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए आपको बताया है ये वाला इंडिकेशन, ये वाला इंडिकेट, इसका मतलब ये हुआ कि इस समलंब चतुर्भुज में जो AB भुजा है वो CD भुजा के आपस में बराबर है। यानी कि दोस्तों इनकी जो असमानांतर भुजा है AB और CD ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो PS भुजा है वो QR भुजा के समानांतर है। तो एक युग्म की भुजा सम्मुख वाली समानांतर है, तो इसको हम लोग बिना मतलब की डाउट के इसको समलंब चतुर्भुज बोल सकते हैं। अरे हालांकि दूसरे युग्म की भुजा आपस में समानांतर हो या ना हो उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्मों में से कोई भी एक युग्म की भुजा आपस में समानांतर हो जानी चाहिए, बस हमको इसी से मतलब है। आप लोग समझ रहे बातों को दोस्तों? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि PS भुजा QR के समानांतर है, जबकि PQ भुजा SR के समानांतर नहीं है। फिर भी दोस्तों इसको हम लोग समलंब बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग PQ और SR भुजा को अगर दोस्तों दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ाएं तो क्या होगा कि इधर
इधर जब दोस्तों हम बढ़ाएंगे तो ये दोनों भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, जबकि दोस्तों अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो ये दोनों भुजा एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलवे नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पीएस भुजा को और क्यूआर भुजा को असीमित रूप से अगर हम आगे या पीछे की ओर अगर बढ़ाएं तो ये दोनों को दोनों भुजाएं किसी भी ओर एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकते, इसलिए बोल सकते हैं कि दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समानांतर है। साथ ही दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि इनकी जो दोनों असमानांतर भुजाएं हैं पीक्यू और एसआर, वे दोस्तों एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इंडिकेशन ये वाला है और यहाँ पर दो मैंने दोस्तों आपको सिंबल ग्रुप में बताया है ये वाला, ये यही कह रहा है कि हम एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि पीक्यू की जो माप है वो एसआर के माप के अलग है, यानी कि भिन्न है, तो इसलिए दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब किसी समलम चतुर्भुज की असमानांतर भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो क्या इस समलम चतुर्भुज का नामकरण कोई और हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि कोई ऐसा समलम चतुर्भुज मिले जिनके एक युग्म की भुजा समानांतर होने के साथ दूसरे युग्म की भुजा असमानांतर होती है और साथ ही इनके असमानांतर भुजाओं की माप आपस में बराबर होती है, तो दोस्तों इस समलम चतुर्भुज को हम लोग समद्विबाहु समलम चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। बहुत सारे किताबों में दोस्तों दिया जाता है कि समलम चतुर्भुज के साथ इसका जो खंडन होता है वो समद्विबाहु समलम चतुर्भुज या समकोण समलम चतुर्भुज या सम समलम चतुर्भुज या विषम समलम चतुर्भुज के रूप में क्या होता है, इसका विभाजन किया जाता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग मैं बिल्कुल दोस्तों सरल तरीके से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि ये सब दोस्तों इनका विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों समद्विबाहु का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो, सम का मतलब होता है बराबर। तो इस चतुर्भुज में देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो असमानांतर भुजाएं आपस में बराबर हैं। इस दोस्तों इस सारे आकृति को हम लोग बिना किसी संकोच के हम लोग समद्विबाहु समलम चतुर्भुज बोल सकते हैं, यानी कि आप समझ चुके हैं कि ऐसा कोई दोस्तों चतुर्भुज जिनके असमानांतर भुजाओं की माप आपस में बराबर होती है तो उसे हम लोग समद्विबाहु समलम चतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस चीज को हमेशा समझ कर रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस वाले आकृति में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो असमानांतर भुजाएं PQ है वो अपने दूसरी असमानांतर भुजाएं एसआर के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। जब ये बराबर दोस्तों नहीं है तो उस स्थिति में हम लोग यही कहेंगे कि ये जो दोस्तों आपकी समलम चतुर्भुज है वो बिल्कुल भी समद्विबाहु समलम चतुर्भुज नहीं है। इसे दोस्तों हम लोग बोलेंगे विषम समलम चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके भुजाओं की माप अलग है। ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताता हूँ, अगर कोई समलम चतुर्भुज ऐसा मिले जिनकी सभी भुजाओं की माप और उनके प्रत्येक अंतःकोण की माप समान हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सम समलम चतुर्भुज। लेकिन यदि ऐसा कोई चतुर्भुज मिले जिनके सभी अंतःकोणों की माप और उनके सभी भुजाओं की माप आपस में बराबर बिल्कुल भी ना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं विषम समलम चतुर्भुज। सपोज दैट जैसे दोस्तों आप लोग वर्ग को देखते हैं तो वर्ग को हम लोग समलम चतुर्भुज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दोनों युग्मों के सम्मुख भुजाओं में से जो एक युग्म की सम्मुख भुजा होती है वो आपस में समानांतर होती है और साथ ही दोस्तों इनके अंतभाग में बनने वाले प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर होती है और साथ ही इनके प्रत्येक भुजाओं की माप आपस में बराबर होती है। तो प्रत्येक भुजाओं की माप आपस में बराबर होने के साथ साथ और साथ ही इनके अंतभाग में बनने वाले प्रत्येक अंतःकोणों की माप आपस में बराबर होने के साथ साथ उस चतुर्भुज को हम लोग सम समलम चतुर्भुज बोल सकते हैं। जबकि आपका जो समानांतर चतुर्भुज है और जो आपका आयत है उसे दोस्तों हम लोग विषम समलम चतुर्भुज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी भुजाओं की माप और उनके अंतभाग में बनने वाले अंतःकोणों की माप जो होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए उसे हम लोग बोलेंगे दोस्तों विषम समलम चतुर्भुज। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, विषम समलम चतुर्भुज। और साथ ही दोस्तों हम लोग इसे भी क्या बोल सकते हैं, विषम समलम चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि ये दोनों भुजाओं की माप आपस में बराबर है, लेकिन जितना माप ये होगा जितना माप ये होगा क्या ये दोनों माप भी आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये भी विषम है और ये भी विषम है। तो दोस्तों मैंने विशेषता आप लोगों को समझाने के लिए बताया भी होगा। देखिए यहाँ पर मैंने दोस्तों बताया जब इस चतुर्भुज के यानी समलम चतुर्भुज के भुजाओं एवं कोणों की माप अलग अलग हो तो इन्हें विषम समलम चतुर्भुज कहा जाता है। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा। ठीक है, यानी इनकी सभी भुजाओं की माप और इनके सभी अंतःकोणों की माप आपस में बराबर ना हो तो हम उसको बोलेंगे विषम समलम चतुर्भुज। और जब इनके सभी भुजाओं की माप समान एवं प्रत्येक अंतःकोणों की माप एक ही हो तो उसे हम लोग बोलेंगे सम समलम चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग अब इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर आप लोग बताते हैं, देखिए दूसरा विशेषता में दोस्तों कहा जा रहा है
जब समलम चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म असमानांतर हो तो पहले युग्म की समानांतर भुजाएं कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यदि ऐसा कोई समलम चतुर्भुज जिनके दूसरे युग्म की भुजा आपस में बिल्कुल भी समानांतर नहीं होती हैं, यानी वो असमानांतर होती हैं, तो जब दोस्तों कोई ऐसा समलम चतुर्भुज दिखे जिसके दूसरे युग्म की भुजा आपस में असमानांतर होती हैं, तो उसके पहले युग्म की जो भुजा समानांतर वाली होती है वो बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं होगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ग का, ठीक है, वर्ग का, तो वर्ग में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी। तो जब दोस्तों हमने यहाँ पर इसका नामकरण किया तो आप देख सकते हैं कि जो ए बी भुजा है वो सी डी के समानांतर होगी और साथ ही जो बी सी भुजा है वो ए डी के समानांतर होगी। तो इसमें पहले युग्म की भुजा का समानांतर होने के साथ साथ इसके दूसरे युग्म की भुजा भी आपस में समानांतर है, इसलिए इनके पहले युग्म की जो समानांतर भुजा है वो आपस में बराबर होंगी। काहे से कि इसके दूसरे युग्म की जो भुजा है वो आपस में समानांतर है। लेकिन जब इनके दूसरे युग्म की भुजा आपस में समानांतर ना हो तो क्या करें बताइए। तो दोस्तों इसी चीज को आप लोग यहां पर समझिएगा। जब दोस्तों समलम चतुर्भुज के दूसरे युग्म की भुजाएं आपस में समानांतर नहीं हो तो इसके पहले युग्म वाली जो समानांतर भुजाएं होंगे वो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है चित्र के माध्यम से। देखिए दोस्तों ये दोनों के दोनों जो भुजाएं हैं वो आपस में समानांतर नहीं है और आप देख सकते हैं कि जो एडी की माप है वो बीसी की माप के बिल्कुल अलग है। अगर दोस्तों अगर आप चाह कर भी सोचिए ना कि एडी की माप और हम बीसी की माप के बराबर कर दें तो बिल्कुल भी माप बराबर नहीं हो सकता है। यहां पर सोचिए हम पीएस की माप हम क्यूआर की माप के बराबर कर दें तो दोस्तों इनकी जो माप होगी बिल्कुल बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनकी दूसरे युग्म की भुजाएं आपस में क्या है, असमानांतर है। क्या है? तो असमानांतर है। लेकिन यहां पर जो पहले युग्म की भुजा है वो आपस में बराबर भी है और साथ ही समानांतर है। क्यों भैया? क्योंकि दूसरे युग्म की भुजा आपस में समानांतर है। यही चीज यहां पर हमको समझना है। जितना दोस्तों आप लोग इन सबको आसान समझते हैं इतना ये आसान नहीं है। इस पर दोस्तों बहुत ही सोच किया जाता है, बहुत इस पर दोस्तों विचार किया जाता है, इस पर समझा जाता है, तब जाकर कहीं जाकर हम इसको दोस्तों समझ पाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं दोस्तों एक एक टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको दोस्तों इन चतुर्भुजों से संबंधित कोई भी दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी दोस्तों रॉन्ग ना हो सके, सब आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझ सके। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी समलम चतुर्भुज की दूसरे युग्म की भुजा असमानांतर होगी तो पहले युग्म की समानांतर भुजा कभी आपस में बराबर नहीं होगी। लेकिन जब किसी समलम चतुर्भुज की दूसरे युग्म की भुजा आपस में समानांतर होगी तो दोस्तों उसके जो पहले युग्म की भुजा होगी वो आपस में समानांतर होने के साथ साथ बराबर भी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सी नंबर विशेषता में। तो सी नंबर विशेषता में दोस्तों कहा जा रहा है समलम चतुर्भुज की असमानांतर भुजाएं आपस में बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों दोनों असमानांतर है। तो असमानांतर भुजा आपस में बराबर है तो बराबर होने के साथ साथ हम इसको बोलते थे समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो भुजा है इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज से आप समझ सकते हैं कि समलम चतुर्भुज की जो असमानांतर भुजा है ये कोई जरूरी नहीं है वो आपस में बराबर ही होंगे, आपस में बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये इजी था, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डी नंबर विशेषता में। तो डी नंबर विशेषता में कहा जा रहा है जिस स्थिति में इसके असमानांतर भुजाओं की माप एक दूसरे के समान होती है उस स्थिति में यह चतुर्भुज समद्विबाहु समलम चतुर्भुज कहलाएगा। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को समझा दिया है कि जब इनके असमानांतर भुजाओं की माप आपस में बराबर हो तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि यह समद्विबाहु समलम चतुर्भुज है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ई नंबर में। तो ई नंबर में कहा जा रहा है एक समानांतर चतुर्भुज समलम हो सकते हैं। तो अभी समझाएं क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसके दोनों युग्म की भुजाएं आपस में समानांतर होती है। हमें केवल मतलब है एक के युग्म की भुजा का समानांतर होने से, और जबकि इसमें एक युग्म की भुजा आपस में समानांतर मिल जाएगी, इसलिए हम लोग समानांतर चतुर्भुज को समलम चतुर्भुज बोल सकते हैं। और जो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है उसे भी हम लोग समलम चतुर्भुज बोल सकते हैं। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों जी नंबर में। एक तो बता चुके हैं आप लोग को, जी नंबर में कहा जा रहा है इसके असमानांतर भुजाओं के एक ही ओर के बनने वाले अंतःकोणों की मापों का योग एक संपूरक कोण होता है। संपूरक यानी 180 डिग्री। तो दोस्तों आप ही बताइए कि ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर है। यहाँ पर इनकी जो सम्मुख दोनों भुजाएं हैं वो आपस में समानांतर है, यहाँ पर जो इनकी दोनों सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में समानांतर है। तो आप ही बताइए कि जब इनके असमानांतर भुजाओं के एक ही और अंतःकोण को बनने वाले जो मापों का जो योग है वो 180 डिग्री नहीं होगा तो क्या ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर होंगे? नहीं ना होंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि दो भुजाओं का समानांतर होने के लिए इनके
तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोणों का जो माप का जो योग होना चाहिए वो दोस्तों एक समपूरक कोण होना चाहिए। तो जब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि AD और BC जब समानांतर है तो इनके लिए तिर्यक रेखा AB और DC हो जाएगा और इनके अंतःभाग में जो कोण बनेंगे कोण A और कोण B, अगर इन दोनों का माप अगर हम जोड़ें तो मिलेगा 180 डिग्री। हालांकि अलग अलग हो जाएगा इनका माप, मानते हैं इनका कोण अलग अलग इनका हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही दोस्तों निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमको ये दोनों की दोनों जो भुजाएं हैं आपस में क्या करना है, समानांतर करना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कोण D को और कोण C को आपस में जोड़ दें तो ये दोनों का जो योग होगा वो कितना निकल कर आएगा, तो वो 180 डिग्री निकल कर आएगा। जब दोस्तों ये 180 डिग्री होगा ही नहीं तो ये AD भुजा BC के कभी समानांतर हो नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूं कि इनके असमानांतर भुजाओं के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों के मापों का जो कुल योग होता है वो दोस्तों एक समपूरक कोण यानी 180 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं H नंबर में। ठीक है, H नंबर कहा जा रहा है जब किसी समलंब चतुर्भुज के अंतःभाग में कम से कम 2 समकोण बनते हैं तो वह समकोण समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो देखिए तो दोस्तों इस सारे आकृतियों में ये जो आकृति है आपकी वो एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज वाली आकृति है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसके एक युक्ति जो भुजा है सम्मुख वाली WZ और XY वो आपस में समानांतर है और साथ ही इसके अंतःभाग में देख सकते हैं कि 2 ठो अंतःकोण समकोण वाला बन रहा है। कितना वाला बन रहा है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री वाला बन रहा है। तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का समकोण समलंब चतुर्भुज है। यानी कि जब किसी समलंब चतुर्भुज के अंतःभाग में 2 समकोण बने, कम से कम 2 ठो समकोण, ठीक है 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम अगर 2 को भी समकोण अगर बन जाएगा तो उस स्थिति में हम उस समलंब चतुर्भुज को दोस्तों क्या बोल सकते हैं, तो समकोण समलंब चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि हम लोग समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज किसको बोलेंगे, सम समलंब चतुर्भुज किसको बोलेंगे, विषम समलंब चतुर्भुज किसको बोलेंगे और साथ ही साथ समकोण समलंब चतुर्भुज किसे बोलेंगे। इस सारे कॉन्सेप्ट मैंने दोस्तों अभी आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी सस्पेंशन मत रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर I नंबर में। ठीक है, तो दोस्तों I नंबर देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है दोनों समानांतर भुजाओं के बीच, ठीक है दोनों समानांतर भुजाओं के बीच। तो देखिए तो दोस्तों देखिए ये भी एक दूसरे के समानांतर है और ये भी एक दूसरे के समानांतर है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों समानांतर भुजाओं के बीच दोनों से समान दूरी पर खींची गई सरल रेखा इन दोनों भुजाओं के समानांतर माध्य के बराबर होती है। क्या समझा आप लोगों ने? दोनों समानांतर भुजाओं के बीच दोनों से समान दूरी पर खींची गई सरल रेखा इन दोनों भुजाओं के समानांतर माध्य के बराबर होती है। देखिए दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, एक भुजा हमने PS ले लिया और ये जो PS है किसके समानांतर है, QR के समानांतर है। अब बोला है कि दोनों समानांतर भुजाओं के बीच दोनों से समान दूरी पर, दोनों समान दूरी का मतलब कि जो आप यहाँ पर रेखाखंड खींचिएगा ना उस रेखाखंड की जो PS से दूरी होनी चाहिए वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी दूरी उस रेखाखंड का QR से है। समझ बात को? देखिए अगर हम दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर रेखाखंड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है मान के चलते हैं रेखाखंड दोस्तों आपका MN है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने MN जो यहाँ पर रेखाखंड लिया है ना तो दोस्तों वो हमने PS और MN के जो बीच की जो दूरी है ना उतना ही दूरी दोस्तों हमको QR और MN के बीच की दूरी लेनी है। यानी समानांतर भुजाओं से दोस्तों हमको समान दूरी लेनी है। क्या बोला है कि दोनों से समान दूरी पर खींची गई सरल रेखा, यानी हमने एक सरल रेखा खींचा, कौन? MN खींची गई सरल रेखा इन दोनों भुजाओं के समानांतर है ना, दोनों भुजाओं के समानांतर। देखिए दोस्तों ये जो MN है ये दोनों भुजाओं के आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ठीक है, दोनों भुजाओं के समानांतर माध्य के बराबर होती है। तब माध्य किसे निकालते हैं? तब को पता है ना कि सभी प्रेक्षणों का योग बाटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो मान के चलते हैं कि जो PS की लंबाई है दोस्तों वो कितना है आपका, वो मान के चलते हैं दोस्तों A है। आज जो QR की लंबाई है वो कितना है दोस्तों, मान के चलते हैं वो B है। तो हमको इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने क्या कर सकते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग। तो यहाँ पर प्रेक्षण को है एगो A है एगो B है, तो लिख देंगे A प्लस B। ठीक है, अब प्रेक्षणों की संख्या कौ है 2 को, तो लिख देंगे यहाँ पर तो A प्लस B बटा में 2, यानी कि MN की जो माप होगी वो A प्लस B बटा 2 के इक्वल होगी। यानी कि जो आपने MN यहाँ पर माप खींचा है ना, अगर हम लोग इसके पहली भुजा और इसके जो दूसरी भुजा समानांतर वाली है अगर इन दोनों को ऐड करके और हम 2 से भाग दे दें तो हमें MN भुजा की माप निकल कर मिल जाएगी। समझ चुके हैं दोस्तों आप लोग? यानी कि हमको जो MN है वो किसे रखना है, QR से समान दूरी पर और साथ ही जो MN की माप होनी चाहिए वो PS उतनी दूरी होनी चाहिए जितना आपने QR से उसकी माप ली है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कहा जा रहा है तथा शेष 2 भुजाओं का समद्विभाजक भी होती है। तो शेष 2 भुजाओं कौन है भैया, तो एगो है आपका PQ और एगो है आपका
एस आर। समद्विभाजक कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिए, एक बिंदु यहाँ पर प्रतिशत किया m और एक बिंदु यहाँ पर प्रतिशत किया n। तो जब ये दोस्तों अपने एम एन रेखाखंड खींचेंगे ना, तो जो आपका पी क्यू जो आपके यहाँ रेखाखंड मिलेगा कि क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर पी एम आपस में बराबर हो जाएगा क्यू एम के। यानी दोनों भुजाएं जो होंगी पी एम वाली वो किसके बराबर हो जाएंगी, मतलब जो पी क्यू भुजा होंगी वो खंडित होकर पी एम और क्यू एम में विभाजित हो जाएंगी, और साथ ही जो पी एम और क्यू एम जो भुजाएं होंगी इनकी माप आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है तथा शेष दो भुजाओं का समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब जो समान भागों में क्या करें, इसको विभाजित करें। और यही गुण जस्ट दोस्तों यहाँ पर एस आर के साथ भी होगा, यानी कि जब हम यहाँ पर विभाजन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो आप देख रहे हैं ना, देखिए हाई भुजा का माप अलग है ना, अलग है ना, तो अलग है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग दर्शाएंगे। यानी कि दोनों की जो माप होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी एस एन की माप हो जाएगी एन आर के, अब पी एम की माप हो जाएगी क्यू एम के। तो ये बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट विशेषता था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके समलंब चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने सारे विशेषताएं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। बात करें इसके विकर्ण का, तो दोस्तों जो विकर्ण का गुण आप लोगों ने समानांतर चतुर्भुज में सीखा है, आयत में सीखा है, वर्ग में सीखा है, बस दोस्तों वही विकर्ण का जो गुण होगा वो आपके समलंब चतुर्भुज में भी लागू होगा। इसलिए मैंने दोस्तों आप लोग को ज्यादा मतलब समझाने का मतलब कोशिश नहीं किया है, इस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समलंब चतुर्भुज से संबंधित कुछ सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बताइए। तो समलंब चतुर्भुज का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग इनटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, तो 1/2, ठीक है, समानांतर भुजाओं का योग। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं समानांतर भुजा कौन है, देखिए पी एस समानांतर है क्यू आर के, तो पी एस की माप कितना है, ए है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस क्यू आर की माप कितना है, बी है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग बी, यानी समानांतर भुजाओं का योग इनटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो दोस्तों समानांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी है वो क्या होगी, देखिए यहाँ से समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये क्या होगी, ऊंचाई होगी ना, h ना, तो हो जाएगा यहाँ पर h। तो यही दोस्तों होता है इसका फार्मूला। यानी कोई अगर से पूछे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, तो आप बताना वो होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सूत्र है वो समलंब चतुर्भुज से संबंधित है। और बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये मतलब क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने बोला कि वर्ग भी एक समलंब चतुर्भुज है, आयत भी एक समलंब चतुर्भुज है, तो फिर वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल से अलग क्यों है, जो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से अलग क्यों है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इतना होता है, जबकि समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे श्रीसलंब होता है। यदि जब समानांतर चतुर्भुज ही जब समलंब चतुर्भुज है तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होने चाहिए, जबकि इनका जो क्षेत्रफल का जो मान होता है, जो निरूपण होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसा क्यों, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए जब हमारे वैज्ञानिकों ने ये बताया कि वह चतुर्भुज जिसके दोनों युग्मों में से कोई भी एक युग्म की भुजाएं आपस में समानांतर हो जाए तो उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो उनके सामने दोस्तों जो आकृतियां थी वो इस प्रकार से उभर के आ रही थी, इस प्रकार से, अभी तक ये सब नहीं आया था, ठीक ना, इस प्रकार से उभर कर आ रही थी। तो एक युग्म की भुजा समानांतर थी, तो एक युग्म की भुजा समानांतर होने के कारण हमारे वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग और निरीक्षण के आधार पर एक सूत्र का निगमन किया, जिसका निरूपण दोस्तों इस प्रकार से है। और हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इतना ही होता है, और इसको दोस्तों हमारे बच्चों के सामने प्रकाशित किया गया। और हमारे बच्चे क्या करते हैं कि चीज को हमेशा रिमेंबर रखते हैं। लेकिन ये जो सूत्र है कैसे आया, आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों ये जो सूत्र आया वो इसके दूसरे युग्म की भुजा का असमानांतर होने से आया। अरे हालांकि एक युग्म की भुजा आपस में समानांतर है, लेकिन दूसरा वाला असमानांतर है। तो असमानांतर होने के कारण इनका जो सूत्र का निरूपण है वो इस प्रकार से निकल कर आया है। जबकि आप समानांतर चतुर्भुज में क्या देखते हैं कि इसके एक युग्म की भुजाएं आपस में समानांतर तो होती है, लेकिन इसके जो दूसरे युग्म की जो भुजाएं होती है वो क्या आपस में असमानांतर होती है, कभी भी हो सकते हैं असमानांतर।
नहीं हो सकता है ना। तो जब दोस्तों इनके दूसरे युग्म की भुजाएं आपस में समानांतर है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस समलंब चतुर्भुज का जो दोस्तों यहाँ पर लागू होगा क्षेत्रफल का सूत्र वो ये होगा, कभी नहीं हो सकता है। इसका दोस्तों हम लोग लागू तभी कर सकते हैं जब इनके एक युग्म की भुजाओं का समानांतर होने के साथ इनके दूसरे युग्म की भुजाएं आपस में असमानांतर होती है, जबकि यहाँ पर दोनों युग्मों की भुजाएं समानांतर है। इसलिए इस समलंब चतुर्भुज के सूत्र का जो क्षेत्रफल का निरूपण होगा वो होगा आधार गुणे श्रेष्ठलंब। अगर आयत की बात करें तो उसके क्षेत्रफल का निरूपण होगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम वर्ग की बात करें तो उसका दोस्तों क्षेत्रफल का निरूपण हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा। तो इस तरीके से हमको समझना है, पढ़ना है और इस पर अपना दोस्तों माइंड लगाना, तब जाकर कुछ सीख पाइएगा। लवा लवा रट लिए समलंब चतुर्भुज एक युग्म भुजा समानांतर होती है, पढ़ लिए, बड़का मैथमेटिशियन बन गए, ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। बहुत इस पर दोस्तों विचार करना पड़ता है, शोध करना पड़ता है। अब थोड़ा सा दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग मैं बताता हूँ कि समलंब चतुर्भुज का दोस्तों जो क्षेत्रफल का जो दोस्तों यहाँ पर जो निरूपण है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच वो कैसे होता है आप लोग जानिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। तो दोस्तों अभी क्या करिए, आप लोग थोड़ा सा मतलब इसको उतारना है तो उतार लीजिए, तब तक दोस्तों मैं इसको मिटाए और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना रहे हैं जिसमें दोस्तों दो ठो जो भुजा है वो आपस में क्या है और समानांतर हैं। इसका नाम दे देंगे हम लोग ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि दोस्तों जो ए बी की माप है वो कितना है, ए है। ठीक ना, ए बी की माप कितना है दोस्तों, ए है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो सी डी की माप है वो कितना है, बी है। यही ना है समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाओं की जो ए बी की माप होगी वो ए है और जो सी डी की माप होगी वो कितना है दोस्तों, बी है। और साथ ही इनकी जो ऊंचाई है दोस्तों, यहाँ पर हाइट समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो है हाइट है, जो ऊंचाई है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं दोस्तों एच। ठीक है, एच मान लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा कि कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो अगर हम लोग ऐसे निरूपित अगर हम कर दें और यहाँ पे इसका नाम दे दें ई, नाम दे दें ई, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा, तो ए बी ई डी। ठीक है, और ये जो चतुर्भुज है दोस्तों वो एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। क्यों समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि दोस्तों ए बी भुजा डी के समानांतर है। यहाँ पर श्रीश्लम होने के कारण यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का दोस्तों लंब बन रहा है ना, तो यहाँ पर दे रहे हैं ए एन लंब। ये क्या है, एक तरह का समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एडी भुजा है वो बी के समानांतर है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर बी जो भुजा खींचा है ना वो हमने एडी के समानांतर ही खींचा है। इसलिए इसके दोनों युग्म भुजाएं समानांतर होने के कारण ए बी ई डी क्या होगी कि एक समानांतर चतुर्भुज होगी। और साथ ही यहाँ जो भाग बच रहा है बी ई सी का, वो दोस्तों एक प्रकार का त्रिभुज बच रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइएगा हमको। यहाँ पर जो डी की माप होगी वो क्या ए बी की माप के बराबर हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो समानांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होती है आपस में बराबर होती है। तो जब ए बी भुजा की माप ए है तो इसके सम्मुख कौन है, डी भुजा। तो डी भुजा की जो माप होगी वो कितना निकल कर आएगी दोस्तों, वो निकल कर आ जाएगी ए। तो यहाँ तक कितना हो गया आपका, ए निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो ईसी है वो त्रिभुज बी ई सी का आधार है। तो इसका माप कैसे निकलेगा, ईसी का माप। तो दोस्तों ईसी का माप निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर समझिएगा। देखिए टोटल की लंबाई कितनी है सीडी की, टोटल लंबाई सीडी की, टोटल लंबाई जो है सीडी की वो है बी, है ना बी। अब फिर दोस्तों यहाँ पर डी की जो माप है वो कितना है, वो है ए। यदि दोस्तों हम लोग पूरा CD में से पूरा D को घटा दें तो क्या हमारा EC निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग पूरा CD में से अगर हम D को घटा दें तो हमारा क्या होगा दोस्तों, EC निकल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरा हमारा जो CD है दोस्तों वो कौन है बता सकते हैं, पूरा CD जो है वो है हमारा B। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो डी की माप है ए उसको हम लोग घटा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ईसी की माप निकल कर आ जाएगी। और साथ ही इस त्रिभुज बीसी में जो हाइट होगी, जो ऊंचाई होगी, वो भी कितनी होगी, देखिए वो भी कितनी होगी, तो दोस्तों वो भी एच ही होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में आपको आधार भी मिल गया और शीर्ष लंब भी मिल गया। और यहाँ पर देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABED में इसका आधार मिल गया D और इस आधार पर जो लंब खड़ा है AN वो आपका शीर्ष लंब मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं कि चूंकि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दोस्तों समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि समलंब चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हाई वाला समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाई वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल दोनों को ऐड करना होगा। समझ रहे हैं ना। तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, देखिए कौन है BEC का क्षेत्रफल। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, आगे सोल्यूशन करते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे शीर्ष लंब होता है ना, आधार गुणे शीर्ष लंब। आप प्लस पाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। तो देखिए यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज ABD में जो आधार होगा वो क्या मिल जाएगा आपको, तो वो मिल जाएगा दोस्तों ED। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ED गुणा शीर्षलंब कितना मिलेगा बताइए। तो शीर्षलंब दोस्तों मिल जाएगा AN प्लस 1/2 गुणा आधार कितना मिलेगा यहाँ पर EC, त्रिभुज में आधार EC। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग EC गुणा शीर्षलंब में। देखिए दोस्तों शीर्षलंब में तो शीर्षलंब कौन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर शीर्षलंब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग लिख लीजिए M, यहाँ पर AN और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा BM। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग BM। अब देखिए ED की माप कितनी है, ED की माप कितनी है दोस्तों, तो A है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे A गुणा AN की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों H है, तो लिख लेंगे A गुणा H आप प्लस 1/2 गुणा EC की माप कितनी है, EC की माप B माइनस A, तो लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर B माइनस A गुणा BM कितना है, देखिए BM की ऊंचाई कितनी है, तो H है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे H। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दोनों में से H कॉमन निकाल देंगे। तो जब हम H कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा A प्लस 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B माइनस A। ठीक है, यानी इसको दोस्तों हम लोग इस प्रकार से रख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने H को बाहर निकाला था AH प्लस 1/2 इंटू B माइनस A I इंटू H। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे हो सकता है, तो H देखिए यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे ना, 2 को A से गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर दोस्तों 2A प्लस यहाँ पर देखिए B माइनस A है ना, तो लिख लेंगे दोस्तों B माइनस A बटा में 2। ठीक है 2, तो देखिए यहाँ पर 2 जो है ना बटा में 2 इसको बाहर निकालेंगे तो हो सकता है 1/2 गुणा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर दोस्तों 2A है ना, 2A प्लस B माइनस A, तो 2A में से क्या करेंगे कि A को A घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास A प्लस B। 2A है ना, और 2A में से A को A घटाएंगे तो क्या बचेगा A प्लस B। ठीक है, और यहाँ पर जो गुणा H देख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे H। तो देख सकते हैं आ गया 1/2 गुणा A प्लस B, 1/2 गुणा A प्लस B इंटू H I इंटू H। तो इस तरीके से बबुआ हम आप लोगों को प्रूफ करा के बता चुके हैं भैया कि समलंब चतुर्भुज जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। और ये समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल तभी लागू कर सकते हैं जब समलंब चतुर्भुज की दूसरे युग्म की भुजाएं आपस में असमानांतर हो, अन्यथा जब समानांतर हो तो हम इस सूत्र का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। बात करते हैं इसके दोस्तों परिमाप का। तो जिस प्रकार से आप लोग बाकी सब चतुर्भुजों का परिमाप निकाले थे इनकी सभी भुजाओं को जोड़कर, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसका भी परिमाप निकालेंगे इनके सभी भुजाओं को जोड़कर। यानी अगर AB की माप A है और CD की माप B है, अगर यहाँ पर दोस्तों AD की माप अगर यहाँ पर C है और BC की माप D है, तो चारों को जोड़ देंगे A B C D, तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके समलंब चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने भी दोस्तों आपके तथ्य थे मैंने उन सबको आप लोगों के सामने बिल्कुल सरल तरीके से क्लियर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समलंब चतुर्भुज से संबंधित कुल जितने के सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों आपको समलंब चतुर्भुज से संबंधित कोई भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। कोई भी दोस्तों एग्जाम हो उसमें कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसके समझ के माध्यम से आप उनका सोल्यूशन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को पहले की भांति लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।